साल 2018 को बेंगलुरु के कॉल सेंटर के दफ्तर में रात को 12 बजे दो जाने आते हैं और वहां जाकर पीएन को बोलते हैं कि हमें प्रवीण बाटले से मिलना है। प्रवीण बाटले 7th फ्लोर में काम कर रहा होता है और पीएन को लगता है कि इनको कोई उनसे काम होगा, तो वो जाकर प्रवीण जी को बोलता है कि आपको नीचे आपकी वेट कर रहे हैं, दो जाने आए हैं। प्रवीण भी थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि इस समय मेरे से मिलने कौन आया होगा, और वो नीचे चला जाता है। जब वो नीचे जाकर उन दो बंदों को देखता है, वो दो जाने हट्टे कट्टे थे और उनसे हाथ मिलाता है। जब वो हाथ मिलाता है, हाथ मिलाते वक्त एक बंदा उनसे बोलता है कि कैसे हैं तरुण दिनराज जी। वो इस बात को सुनकर हैरान रह जाता है और मानो उसके होश ही उड़ गए, उसके कान लाल पड़ गए थे। और वो बंदा जो उसका हाथ में मिला रहा था, उसकी एक सारी उंगलियां देखने लग जाता है कि इसकी कोई उंगली टूटी तो नहीं हुई, और एक उंगली उसकी टूटी होती है। तो उसको बोलता है कि तरुण, खेल समाप्त हुआ, अब आओ हमारे साथ अहमदाबाद चलो। वो बंदा रात को 12 बजे एक कॉल सेंटर के एम्प्लॉय को ऐसे क्यों उठा कर लेकर गया? आइए दोस्तों 10 साल पीछे चलते हैं। अहमदाबाद में दो मियाँ बीबी रहते थे। एक का नाम था तरुण दिनराज और उसकी वाइफ का नाम था सजनी। उनकी शादी हुए को अभी 3 महीने ही हुए थे। तरुण एक फुटबॉल का कोच था एक लोकल स्कूल में अहमदाबाद के, और जब भी वो कहीं बाहर मैच होता था, 1-2 दिन के लिए जाता था, तो वो सजनी को बोल देता कि तुम अपने मायके चली जा, क्योंकि यहाँ पर माहौल ख़राब रहता है। चोर चक्के किसी समय भी किसी न किसी के घर में उस समय उन घुसना, ये डकैती चोरी, ये बातें आम थी। तो सजनी के जो महके थे वो भी अहमदाबाद में थे। वो अपने पिता के घर फिर चली जाती। तो क्या होता है कि एक दिन 14 फरवरी वैलेंटाइन वाले दिन तरुण का बाहर मैच था, तो वो रात को 8-9 बजे चला जाता है और सजनी को बोलता है कि तू अपने पिता के साथ चली जा। सजनी अपने पिता के साथ जाती है और जाते वक्त वो अपने पिता को बोलती है कि मुझे 500 रुपये देंगे क्योंकि मैंने कार में पेट्रोल डलवाना है। तो पिता थोड़े हैरान होते हैं और सोचते हैं कि इसके पास 500 ही नहीं है, क्योंकि अब इसकी शादी हो चुकी है, ये हमारे जमाई की जिम्मेवारी बनती है, तरुण की जिम्मेवारी बनती है कि इसको थोड़े बहुत पैसे दे। और वो सजनी को बोलते हैं कि तरुण तुम्हें खुश तो रखता है? तो सजनी बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम बहुत खुश हैं, मेरे अपना पर्स घर पर ही भूल आई, आप मुझे 500 रुपया दे दीजिए। तरुण का 1-2 दिन का मैच था। तरुण अपना मैच जीत कर घर पर वापस आता है। वापस आने के समय सजनी भी उसके पास चली जाती है, और तकरीबन अभी 2 घंटे हुए थे सजनी को तरुण के पास गए हुए। और तरुण सजनी के फादर को फ़ोन करता है और बोलता है आप जल्दी से घर आ जाइए, यहाँ पर मामला गड़बड़ है। सजनी के पिता फ़ौरन तरुण के बताए हुए एड्रेस पर पहुँचते हैं। सजनी की अब मौत हो चुकी थी, क्योंकि सजनी का किसी ने गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी थी। डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं और उसको बोलते हैं कि सजनी के गले पर दबाव आया है, जिसी कारण इसकी मौत हुई है। तो तरुण काफ़ी रो रहा था और सजनी का संस्कार हो जाता है। उसके बाद 1-2 दिन बाद तरुण की तबीयत ख़राब हो जाती है। पुलिस सजनी का कातिल ढूंढ रही थी। सभी रिश्तेदारों दोस्तों को फ़ोन किया जाता है। तो तरुण हॉस्पिटल में एडमिट था 2 दिन के बाद। तो थोड़ी बहुत ही नज़र तरुण पर भी थी, क्योंकि घर वालों को लग रहा था कि सजनी और तरुण की बनती नहीं है आपस में। उसके बाद क्या होता है कि शाम वक्त तकरीबन 5 बजे तरुण चाय पीता था। तो वो उस समय वो चाय पीने के लिए अपना स्टाफ को बोलता है, लेकिन चाय पीकर वो उसके बाद तकरीबन 7-8 बजे तक वो हॉस्पिटल में नहीं था। सजनी के घर वालों को ये बोला जाता है कि आपका पेशेंट जहाँ पे नहीं है, क्योंकि दाखिल जो तरुण को था वो सजनी के घर वालों ने कराया था। उसके बाद क्या होता है कि सजनी के घर वाले
पुलिस को बोलते हैं कि ये भाग गया। अब सारा जो शक था वो तरुण पर आ गया था। तरुण इस केस का प्राइम अक्यूज माना जाने लगा था। सारे अहमदाबाद में पुलिस की काफ़ी बदनामी हो रही थी क्योंकि तरुण वहाँ से गायब था और सभी को लग रहा था कि जो सजनी है उसकी हत्या तरुण ने ही की है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि पुलिस जो थी वो तरुण की माँ, उसके भाई सभी पर नज़र रखने लगती है, उनको पूछताछ के लिए भी बुलाती है। लेकिन जब कुछ सुराग हाथ में नहीं आता और तरुण भी नहीं मिलता तो ये केस बंद हो जाता है। सजनी के घर वाले उस समय बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मिले थे और उनको बोला था कि आप हमें इंसाफ दिलाइए। तो क्या होता था, उन्होंने बड़े से बड़े ऑफिसर को बोल रखा था कि आप इस केस को पहल के आधार पर सॉल्व कीजिए। तो अभी क्या हो रहा था कि ये केस किसी के समझ में नहीं आया था। लेकिन फिर क्या होता है कि तकरीबन सजनी की मौत के 10 साल बाद पुलिस इस केस को लेकर एक्टिव हो जाती है। वो सजनी का जो हत्यारा था उसे ढूंढने लगती है, यानी कि तरुण को ढूंढने लगती है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि वो इस मामले को ज़्यादा डीप में सॉल्व करने की कोशिश करती है। जैसे सजनी के तरुण के भाई और उसकी माँ के फ़ोन कॉल पर निगाह रखी जाती है। जो भी उनको अननोन नंबर का कॉल आता था वो उन पर निगाह रखते थे, कॉल रिकॉर्डिंग सुनते थे। वो तरुण के जहाँ रहता था वहाँ भी जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें पता लगता है कि तरुण की एक गर्लफ्रेंड थी। तो वो तरुण की गर्लफ्रेंड के पास जाती हैं और वो तरुण उनसे पूछते हैं कि मतलब कि तुम्हें तरुण पता है। तो वो बोलते हैं कि आज से तकरीबन 8-10 साल पहले मुझे तरुण का कॉल आया था कि मैंने सजनी को मार डाला है, अब हम शादी करते हैं। और मैंने तरुण को मना कर दिया और बोला कि मैं हथियारे से शादी नहीं करूँगी। पुलिस तरुण के गर्लफ्रेंड को इस बात के लिए शाबाशी देती है कि तुमने उसे मना कर दिया और तरुण की गर्लफ्रेंड को क्लीन चिट दे दी जाती है। उसके बाद अब बचे थे जो सबूत जहाँ से तरुण का पता लग सकता था, वो थी तरुण की माँ। तरुण की माँ को क्या होता था ना, एक बेंगलुरु से किसी कॉल सेंटर से आधा घंटा वो बात करती थी। तो तरुण की माँ की जब भी तबीयत ख़राब होती थी वो बेंगलुरु के कॉल सेंटर से उसे फ़ोन आता था। तो थोड़ा इस मामले में इंटेलिजेंस एजेंसियां भी शामिल थी। उन्हें लगता है कि शायद ये तरुण होगा, तो वो बेंगलुरु चले जाते हैं। अहमदाबाद की जानी की जो एजेंसियाँ थी वो बेंगलुरु चले जाते हैं और वहाँ पूछताछ चालू करते हैं। तो उस नंबर को ट्रेस करते हैं और वो देखते हैं वो एक कॉल सेंटर की कंपनी का नंबर होता है। और वहाँ जाकर वो जब देखते हैं तो उनका क्या मेन था कि जो बंदा तरुण होगा, क्योंकि तरुण ना फुटबॉल का कोच था, वॉलीबॉल का कोच था, तो उसकी एक जो रिंग वाली उंगली थी वो टूटी हुई थी। तो उनको पता था कि तरुण से हम हाथ मिलाएंगे, जब अगर उसकी उंगली टूटी हुई तो वो तरुण ही होगा। हो सकता है क्योंकि 8-10 साल बाद बंदे ने अपना फेस बदल लिया हो, लेकिन जो चोटें हैं वो तो वैसी ही रहती हैं। तो कॉल सेंटर में वो जाते हैं, वो देखते हैं कि तरुण की माँ को एक प्रवीण बाटले नाम के बंदे का कॉल आया होता है। बस फिर वो देखते हैं कि जो कॉल है वो 7th फ्लोर कंपनी के आ रहा है, कंपनी के 7th फ्लोर से आ रहा है। तो वो पीएन को बोलते हैं कि आप अपने सर को बुला लाए। तो वो जब हाथ मिलाते हैं वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं और उसको बोलते हैं कि आइए तरुण दिनराज, अब खेल आपका ख़त्म होता है। तो तरुण को बोलता है कि आपने मुझे पहचाना कैसे, आपने मेरे तक पहुँचे कैसे, आप मुझे ये बता दीजिए। तो और अब इस बात में क्वेश्चन मार्क उठ रहा था कि एक बंदा 10 साल प्रवीण बाटले नाम से कैसे रह रहा था, उसका कोई आधार कार्ड, कोई पासपोर्ट पुलिस को हासिल कैसे नहीं हुआ तरुण का। तो पुलिस वाले जब देखते हैं कि प्रवीण बाटले बंदा कौन है, तो प्रवीण बाटले के एक शादी भी हो रखी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। और बाद में पता चलता है कि ये
तरुण जो था जब ये बेंगलुरु शिफ्ट किया तो वहाँ पर एक ऐसे लड़की मिली जिसका कोई भी नहीं था और ये उससे शादी करवा लेता है और उसको भी नहीं पता था कि ये तरुण दिनराज है और इसकी पहले शादी हुई है और इसने इस अपनी वाइफ का ही कत्ल किया हुआ है। कि जो प्रवीण था वो तरुण का एक दोस्त था। तरुण प्रवीण की एक दिन शादी में गया था तो वहाँ जाकर वो डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, उसके सभी डॉक्यूमेंट जो थे ना लीगल, वो स्कैन कर लाता है और उनमें अपना फ़ोटो लगा लेता है। तो ऐसी फर्जी डॉक्यूमेंट से वो नौकरी वगैरह ले रहा था, जहाँ भी उसने रुकना होता था वो ये डॉक्यूमेंट जमा कराता था और जिससे वो बच पा रहा था। तो दोस्तों उसके बाद तरुण को पुलिस अहमदाबाद ले आती है। तरुण आज भी जेल में है।